अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब। शब बारात की बाबरकत रात गुजर चुकी है। आज जुम्मतुल मुबारक है। फरवरी की 14 तारीख सुबह के 8:35 हो चुके हैं और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी, जहाँ वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे पर बात होगी, वहीं पर नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ के जम्मू दौरे के हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात जिनमें सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर मीटिंगों का सिलसिला LG मनोज सिन्हा की सदारत में बदस्तूर जारी है। वहीं पर वज़ीर आला की बात करेंगे तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में प्री बजट मीटिंगों का सिलसिला भी दूसरी जानिब से जारी है, जिनमें MLAs, DDC चेयरपर्सन और तमाम स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा किया जा रहा है ताकि बजट को पीपल फ्रेंडली तैयार किया जा सके। इन सभी मुद्दों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हस्ब दस्तूर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, और तारीख में आज के दिन के हवाले पर नजर डालेंगे मेरे साथी ज़हूर लोलाबी। बहुत शुक्रिया साहिल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत टाइप फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, चंद अहवाक़ात हैं कौमी और आलमी सतह के, वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज फरवरी की 14 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या हुआ है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1537 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की पुर्तगालियों से बचने की कोशिश में डूबने से उनकी मौत वाक़ा हुई। आज के दिन 1670 में रोमन कैथोलिक शहंशाह लियोपोल्ड अव्वल ने यहूदियों को वियना से निकाला। 1743 में आज के दिन हेनरी फैलियम बरतानिया के महकमे खजाना के पहले सरबरा बने, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1881 में आज के दिन 14 फरवरी को कोलकाता में हिंदुस्तान के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का क़याम आज के दिन अमल में लाया गया। 1899 में अमेरिकी कांग्रेस ने विफाक की इंतखाबात में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1920 में आज के दिन शिकागो में ख़वातीन वोटर लीग की तश्कील हुई और ख़वातीन को वोट देने के हवाले से ये अहम पेशरफ्त थी। 1945 में आज के दिन पैराग्वाय और चिली और एक्वाडोर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बने। इन ममालिक के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। 1950 में आज के दिन सोवियत यूनियन और चीन ने अमन समझौते पर दस्तखत किए, दोनों मुल्क के दरमियान अमन कायम हुआ। और 1960 में आज के दिन मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। 2005 में आज के दिन लिबनान के साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हरेरी एक बम धमाके में हलाक हुए। और 2005 में आज के दिन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब का आगाज़ आज के दिन हुआ था। 2013 में आज के दिन रूस में खुदकश हमले के नतीजे में 4 पुलिस अफसरान हलाक और कई लोग ज़ख्मी हुए थे। ये थी माजी के बाद कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के हवाले से, क्योंकि रात देर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। अमेरिका और भारत का मजबूत रहना लाजमी है, ये नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को ग्रेट फ्रेंड करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हिंदुस्तान के साथ और ख़ासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात, और ये वो मुलाकात है जो काफ़ी अरसे के बाद दोनों दोस्तों के बीच हुई है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच उस वक्त दोस्ताना ताल्लुकात देखने को मिला था जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म दूसरी बार बने थे। तो उस बीच ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकातें होती रहती थी और इनकी दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे। और उसके बाद जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो यहाँ पर हालात कुछ दूसरे तरीके के नज़र आ रहे थे। पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कई भारतीय शहरी जो है वो भारत वापस लौट कर आए थे, तो कहीं ना कहीं दूसरी जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ की
तरफ से इस पर कई सवालात भी खड़े किए गए थे। लेकिन जब कल यानी बुध को वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाशिंगटन पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात हुई तो उन सभी बातों को मुस्तरद किया गया जो बातें कही जा रही थी, और ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बीच के दोस्ती के बारे में जो बातें कही जा रही थी उन पर भी मुहर लगी थी कि दोनों की दोस्ती जो है वो बराबर है। और डोनाल्ड ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तो इस तरीके से दोनों रहनुमाओं के बीच काफ़ी बातचीत भी हुई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या कुछ दोनों रहनुमाओं ने कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद दूसरे मामलात की भी बात करेंगे, क्योंकि कई सारे मामलात मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर है जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं की आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ, और इस मुलाकात में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। जो इससे पहले भी बातें चल रही थी कि महसूलात को लेकर उस हवाले से बात हुई, साथ ही साथ तजारत के हवाले से बात हुई, और इमिग्रेशन का मामला जो चल रहा है, कई जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जो हिंदुस्तानी शहरी थे उनको वतन वापस भेजा गया, उस हवाले से बातचीत हुई। और ख़ासकर जो महसूलात का मामला है उस पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख इख्तियार किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान अपने दौरे का भी जिक्र किया, जब उन्होंने भारत का दौरा किया उस हवाले से भी उन्होंने उसका भी जिक्र किया। और अमेरिका और भारत के हक़ में $50 बिलियन का तजारती खसारा है। हिंद अमेरिका सामान और खिदमत की तजारत 2023 में तकरीबन $190.1 बिलियन थी। हिंदुस्तान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हिंदुस्तान को अमेरिकी बरामदात तकरीबन $70 बिलियन और दरामदात $120 बिलियन थी। और इस तजारत को किस तरह से मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, मज़ीद आगे बढ़ाया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, इस पर भी ख़ास बातचीत हुई है। और इसके अलावा इस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान उन्होंने एलन मस्क से भी मुलाकात की है, साथ ही साथ अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ मुलाकात की है, और खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, जिस दौरान भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से बातचीत हुई, इक़दाम उठाए गए। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी उनके साथ है, और काफ़ी अहम ये दौरा है, और इस दौरे पर तमाम दुनिया की नज़रें हैं। और फ़िलहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, और मुलाकातों का ये सिलसिला फ़िलहाल जारी। राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी
मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक When we traveled to your beautiful country 5 years ago, it's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and चलिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और मुलाकात के बाद दोनों की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है कि जिस तरीके से गुज़श्ता सालों के दौरान भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है और रिश्ते जो है वो मजबूत हो चुके हैं, इसी तरीके से आगे भी रिश्तों को मजबूत करना होगा और दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जो दोनों ममालिक के लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा। लेकिन इसके साथ साथ जहां हमने वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे पर बात की, वहीं पर हम मुल्क के अंदरूनी मामलात पर भी बात करेंगे। और मणिपुर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबके जहन में ये बात आई होगी कि मणिपुर के हालात किस तरीके के बने हुए थे और गुज़श्ता 1-2 साल से मणिपुर में जिस तरीके के हालात बने हुए थे वो मरकजी सरकार के लिए काफ़ी कठिन थे और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भी कई बार मरकजी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है मणिपुर मामले को लेकर। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अब बाज़ाब्ता तौर पर सदर राज जो है वो लागू हो चुका है। ये उस वक्त हो चुका है जब मणिपुर के वजीर आला ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो है यहाँ पर सदर राज शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर में जो वज़ीर आला थे एन बीरेन सिंह, उनके
इस्तीफे के 4 दिन बाद ये फैसला अब लिया गया है कि मणिपुर में सदर राज नाफिज हुआ और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है। और फिलहाल इस रियासत में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और हुक्मरान बीजेपी के ज़रिए अभी तक किसी नए लीडर के बारे में फैसला नहीं किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है, क्योंकि किसी को इस ओहदे के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जिसके बाद फ़िलहाल यहाँ पर सदर राज नाफिज हुआ है। आपको बता दें कि इस हवाले से अगरचे बातचीत हुई मुख्तलिफ लीडरान के साथ, ताहम बातचीत के बावजूद तातुल जारी है। कुछ MLAs ने मशवरा दिया कि हतमी फ़ैसला मरकज़ी क़यादत ले सकती है और फ़िलहाल मरकज़ी क़यादत ने यहाँ पर जो सदर राज है वो नाफिज किया है। और जब हम मणिपुर की बात करते हैं और जिस तरह के हालात वहाँ पर गुज़िश्ता सालों से हमने देखे, तनाव देखा और कई लोगों की हलाकतें हुई, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। और उस बीच अब यह बड़ा फैसला मरकज़ी जानिब से लिया गया है। 4 दिन पहले जब एन बीरेन सिंह उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और अब उनके इस्तीफ़े के 4 दिन बाद मरकज़ी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि मणिपुर में सदर राज नाफिज हुआ। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे मणिपुर के हवाले से तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी सरकार ने बहुत कोशिश की थी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाया जा सके और यहाँ पर जो सरकार काम कर रही है वो आगे भी काम कर सके। लेकिन हालात इस तरीके के बने हुए थे जहाँ पर अब सदर राज नाफिज करना पड़ा और आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सदर राज नाफिज हो चुका है। और भी मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे, मणिपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात होगी। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि शब बारात की बाबरकत रात जो है वो गुजर चुकी है, उस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात मुनक़द हुई है, उन तकरीबात के बारे में भी आपको बताते चले। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम इस वक्त न सिर्फ हमारी टीवी चैनल पर बल्कि हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दस्तयाब है। और इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आप हमारे साथ बने रहिए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं शब बारात के हवाले से। जिस तरीके से शब बारात की तकरीब सईद के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबात का कल रात सिलसिला देखने को मिला और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया। रात भर खत्मातुल मौज़ूमात की पुरवकार तकरीब और मनाजिर देखने को मिले। लेकिन इसके साथ साथ जामिया मस्जिद श्रीनगर की भी बात करेंगे, जहां पर पहले ही औकाफ अंजुमन की जानिब से ये बात कही गई थी कि जामिया मस्जिद श्रीनगर में भी शब बारात की तकरीब हो गई। लेकिन इंतज़ामिया ने मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को जहां खाना नज़रबंद रखा गया, वहीं पर जामिया मस्जिद श्रीनगर में ये पुरसईद तकरीब मुनक़द ना हो सकी। लेकिन वादी के दूसरी खानकाहों, मस्जिदों और दरगाहों के अंदर पूरी रात हमने देखा है खत्मातुल मौज़ूमात, दरूद अज़कार की मजालिस है, वाज़ तबलीग और अपनी अपनी परेशानियों को बारगाह इलाही में रख कर लोगों ने आहुजारी की। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई और जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो इसके लिए इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर दुआ किए गए। लोगों को सर्वसजूद देखा गया और अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनाहों की मगफिरत के तलबगार से भी नज़र आ रहे थे। और सबसे बड़ी तकरीब जिस तरीके से हमने कहा कि दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी और रात भर यहाँ पर शब खानी के साथ साथ दुरूद अज़कार की मजलिस से भी आरास्ता हुई। शब बारात के साथ साथ जिहाद दुरूद अज़कार नात खानी। अस्सलाम वालेकुम। कचस पढ़ाए वो शुपियन पढ़ाए वा नमाज सब दे क्या करूँ दुआ परवरदिगार क्या मांगू कच पढ़ाए वो अच्छा क्या छु तुम बासान इंतजामात वगैरह की इंतजामात वगैरह से ठीक क्या करूँ खुदावंद ताला क्या करूँ दुआ अल्लाह ताला कुल मुसलमान कायनात जो हमसे खातर दवाई मगफिरत मर्दन दवाई मगफिरत जिनन दवाई शफात आमीन क्यों यास्त पास छो तयति इंशाअल्लाह राज रोजना खुदा तो खुदा के रसूल शब बारात रोजना राज खुश तो खुशहाल थैनक लोकदन जवानन सेहत देना खुदाई तो बासान गाम शहर पढ़े लुक वथमित योर गाम शहर पढ़े लुक वथमित आज योर तो बासान लुक शाम सारी अल्लाह ताला का सारे ये तमाम अस्सलाम वालेकुम कजस पढ़ायो बड़गाय पढ़न नमाज सब दे क्या मांगो तो खुदावंद ताला खानन गुनाहन कर आफू क्या सारी खोट बोड़ चीज अगर गुनाहन आफू बनी आखिर मुस्तकिल बनी सो सारी खोट बेस्ट अक्सर अगर वो तूर तुम बासान लुक अम बावजूद वतमुत यो दरबारस मज पन पन थन मोहब्बत पन पन दीन इस्लाम वन नसा नमाज वाजिब नमाज जरूरी अम मुतराय बासान लुक गाम शहर पे वतमित पत कसरत लुकन खुसूसन अगर वो इंतजामात कित बासो तुम वक्फ बोर्ड के तरफ बड़ा असल गाड़ियन हुंद इंतजाम असल पार्किंग खास कर बड़े इंतजाम अपर फिर कन टेंट लगे अस्सलाम वालेकुम कतस पढ़ायो बड़गाम पे क्या मांगो परवरदिगारस क्या करो दुआ खुसूसन आज शब बारात यथ मज रोजगार बारात आज को अल्लाह ताला से दुआ पन्ने खतर बे कौम खतर कशीर खतर
अल्लाह ताला से मंग ये कि सोन इस ब्रोड कुन इंशाल्लाह रहमान ये गस रोज मन इस गस रोज बड़ शादवान कामयाबी सा इंतजाम वगैरह ऐसे ठीक है वक्फ बोर्ड की तरफ से असल इंतजाम स्टेटमेंट लगे पार्किंग वार्किंग तो ठीक कह दिक्कत आई ना कि दिक्कत खुसूसन अगर अस वुचो तोह बासान कि ये शब बारात इधर मुख्तलिफ खानकाहों, दरगाहों और मसाजिद में शब बारात के हवाले से भी तकरीबात का इनकाद हुआ। लोग रात भर दुरूद अज़कार की महफिलें हुई और लोगों ने अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की। ये तस्वीरें दस्तगीर साहब खानियार में भी शब बारात के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें अक़ीदतमंदों की ख़ास तादाद ने शिरकत की और रात भर सरबसुजूद होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। और इस मौक़े पर वक्फ बोर्ड और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात मैसर रखी गई थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA सलमान अली सागर वो भी वहाँ पर उन्होंने इस शब में शिरकत की और लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। साथ ही साथ उन्होंने मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी पर भी अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। इंतज़ामात बहुत अच्छे थे सरकार की तरफ से, वक्फ की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन आए, बड़े कम्फर्टली नमाज़ पढ़ी दस्तगीर साहब की ज़ियारत पे खानियार में और दुआएं की लोगों ने सभी दुआ गो थे आज अल्लाह ताला से। सब हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, आलमी इस्लाम के लिए, उम्मत मोहम्मदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह करे हमारी दुआएं कबूल हो जाए, कभी जिन परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, बेकारी दूर हो जाए, नौजवानों की जो काम वाले लोग हैं, जो हमारे ट्रेडर हैं, उनका काम बढ़ जाए। हर एक की दुआ कि अपने घरों में जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे। सियासी तौर जिस बहरान में हमें अल्लाह ताला हमें उस बहरान से बाहर निकाले। जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिशत है सियासी तौर बिला मजहब मिलत वो पूरी हो जाए और बाकी चीज़ें भी जो हम पे कदम लगाए जा रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ की वो चीज़ें दूर होनी चाहिए, वो बंदिशें ख़त्म होनी चाहिए। आज भी जामिया मस्जिद पे बंदिश लगाई गई, आज भी नमाज नहीं होगी, आज भी मीर भाई साहब को बंद रखा गया। तो जो उमर साहब ने भी उसको बड़ा कंडम किया। तो हम यही चाहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। दुआएं करते हैं हमारे जो दीनी रहनुमा है, जो हमारे रिलीजियस खुशी का पैगाम लाएगी, इज़्ज़त आफियत का पैगाम लाएगी इंशाअल्लाह मुस्तक़िल। सलमान अली सागर बात कर रहे थे और जहां पर उन्होंने बात की कि इस बारात के हवाले से, उसी के साथ साथ उन्होंने जामिया मस्जिद की भी बात की कि यहाँ पर पाबंदी आयद की गई जो कि किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं है। दीनी मजालिस होते हैं, इस पर कदगन लगाना सही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और शब बारात के हवाले से बात करेंगे तो आपको बताते चले दस्तगीर साहब के साथ साथ सुनवार इलाके में भी रात भर शबखानी की गई है, नमाज अदा की गई है, दुरूद अज़कार की मजालिस जो है वो यहाँ पर मुनक्कद हुई है, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और उसके साथ साथ इमाम हाई जो यहाँ के हैं उनका क्या कुछ इस बारात के हवाले से कहना है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल की, तो उन्होंने भी यहाँ पर हाजिरी दी, रात भर शबखानी की और उसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ से बात की। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यम छ त्रिशवे रेत, मुतबरक रेत, मुअज्जम रेत, खर बरकत रेत, खास कर माह रजब पत माह शाबान। माह शाबानस यह अजमत युस रात 15 शब माह शाबान यथ मज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार बक़ियस मज खुशू तो इनकी सारी सान खुदा तआला दुआ मंगान, खुदा तआला पन्नो अजाबो निज नजात, पन्ने कहर निज नजात। खैर यह जूर टॉपिक पत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह रात सह रात यम वरियस मज जन तिहद नाव यवान लिख, यम वरियस मज गुजरन यम दुनिया नेरन तिहद नाव यवान लिख। कुछ सह युस ठाणान पन्ने खतर मगफिरत, खुदा तआला दपा आज कर चान गुनहन मगफिरत। कुछ रूजद आदि परेशान तकलीफस मज मुसीबतस मज हन आमुत, तिहदिस रूजस कर बह कर यथ मज ब्याख बह ओतर आतवार दो
पन्निस घरस मज़े क्या ये जुमात सन तो पे संडे मार्कस अमन आमद गुलिस्तान वल तमन इंटरव्यू करान दपान तुम क्या करान तुम क्या जेनान तुम क्या खेवान तुम क्या तम वन सामान अनान सुबह नेरान 500 रुपये लगान यत पत हसा वो दोस मज 500 तम क्या दिमो अयालस क्या दिमो यह तो आज खुदा औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाह बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बुधवार रात है, शब बारात की रात है। मौलवी साहब ने मुफस्सलन इस बारे में बयान किया कि आज रात जो है कितनी अहम है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले की है कि अपने आज की रात में अपने आप को मुहासबा करना है, पिछले साल में मैंने क्या किया है, कौन से काम किए, और उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह ताला से ये आगे करना है कि ये जो आने वाला साल है ये मेरे लिए अच्छा इसमें अमन अमान, अपने लिए भी अच्छा, अपने बच्चों के लिए अच्छा, अपने मुल्क के लिए अच्छा, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे, दोस्तों के लिए अच्छा हो जाए ये नया साल। क्योंकि आज की रात में सब लिखा जाता है, कौन आएगा कौन जाएगा, कितने आज इस लास्ट ईयर के शब बारात तक आज तक कितने आए कितने गए। इसलिए आज की रात में अल्लाह ताला से रुजू करना, और जैसे कि इमाम साहब ने फरमाया, काजी साहब ने फरमाया कि हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए, और उसको मकसद नहीं होगी जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करे, अपनी वालिदैन की फरमान बरदारी नहीं करेगा। दूसरा, जो इस रात में ये जो ऐसे शराब नोशी के साथ साथ शहर श्रीनगर के बाद हम जनूबी कश्मीर भी चलते हैं और जनूबी कश्मीर के अछबल अनंतनाग की भी बात करेंगे, और यहाँ पर भी कोकरनाग सब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों में रात भर शब खानी की गई है, और ये मनाजिर जो है ये अछबल इलाके की है जहाँ पर शब खानी और दुरूद अज़कार की मजालिस जो है वो रात भर थी। न्यूज़ में बिल्कुल नाज़रीन हम आपको भी जानते हैं, आज मुक़द्दस शब यानी कि शब बारात बड़े जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। तो अगर हम मरकज़ी मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर भी मौलाना आदिल साहब पहुँचे, इससे मुख्तसर जानना चाहेंगे इस शब के हवाले से। आदिल साहब आपके इस्तेमाल गुलिस्तान न्यूज़ में मुख्तसर बताइए जो ये शब बारात है इसमें आप रोशन डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। जी मुज़फ़्फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ कवरेज के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। आज जैसा कि आपको पता है कि शब बारात है, जिसको हमारे उर्फ़ में शब बारात कहा जाता है, और अहादीस की किताबों में इसका नाम जो है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान रखा गया है, यानी माह शाबान की 14वीं और 15वीं तारीख की दरमियानी रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक इस रात आसमानी दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और बेशुमार गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। दरअसल शब बारात भी, माह शाबान की निस्फ़ रात भी अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत, बरकत हासिल करने का एक ज़रिया और एक बहाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज हो के भी ये पसंद फरमाता है, इस बात पे राज़ी है कि मेरे बंदे आए, किसी न किसी बहाने से आए, मग़फ़िरत मांगे, मग़फ़िरत तलब करे, और मैं उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाऊँ और उनके अहवाल की दुरुस्तगी फरमाऊँ।
मौलाना साहब आखिर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम रहेगा? जैसा कि मैंने अभी भी अपने ख़िताब में, अपने बयान में मरकज़ी जामे मस्जिद शरीफ अछबल में यही अर्ज़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस रात बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत होती। साथ साथ शुमाली कश्मीर के खानकाहों, दरगाहों और मसाजिद में शब बारात के हवाले से तकरीबात का इनेकाद हुआ और ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर बारामूला की ज़ियारत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह खानपुरा बारामूला की, जहाँ पर रात भर शब बारात की महफिल मुनक़्क़द हुई। दुरूद अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और जम्मू कश्मीर के लिए इस मौक़े पर ख़ास दुआई भी मांगी गई और साथ ही साथ अकीदतमंद सजद सुजूद होकर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब और खिते चिनाब में भी शब बारात के हवाले से रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़द हुई और ये तस्वीरें खिते चिनाब के डोड़ा के, जहाँ पर दुरूद अज़कार की महफ़िल आरास्ता हुई और इस मौक़े पर जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए दुआएं मांगी गई। साथ ही साथ दुरूद अज़कार और नातो मनकबत की महफ़िलें भी आरास्ता हुई और इस मौक़े पर उलमाओं ने बिल्कुल आज के शब के हवाले से भी रोशनी डाली और माह रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से भी उन्होंने बात की। बारात की पुरसईद तकरीब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर अक्सबंदी हमने की और वो आप तक पहुँचाई और इस अक्सबंदी में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने साथी सईद इरफान फाजिल, समीर वानी, इमरान नाइकू, मोहम्मद शफ़ी, मोहसिन अल्ताफ़, साहिल मजीद, मोहम्मद यूसुफ और तमाम जो हमारे ज़िला रिपोर्टर हैं जिन्होंने रात भर ये अक्सबंदी की और इस वक्त हमने प्रोग्राम में इसको शामिल किया और आप तक पहुंचाई। वो तमाम तकरीब जो दरगाह हज़रत बल से लेकर जनूबी कश्मीर के अछबल और जनूबी कश्मीर के अछबल से लेकर शुमाली कश्मीर के बारामूला, जांबाजपुरा और उसके साथ साथ डोडा में जो तकरीब हुई वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इबादत के दो तरीके हैं, एक हुकूकुल अल्लाह है और दूसरा हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल अल्लाह में अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला क्या कुछ अपने बंदे के साथ करना चाहेगा वो उन दोनों के बीच में है। लेकिन हुकूकुल इबाद में पुरसिश होगी। हुकूकुल इबाद में आपके मामलात अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने हमसायों से या जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ है, आपके मामलात उनके साथ किस तरीके के रहे हैं उस पर पुरसिश होगी। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत है जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। और तिजारती वक्फे लेने के साथ साथ हम आपको बताते चले कि प्रोग्राम का एक हिस्सा तमाम लोगों के नाम होता है जिसमें लोग कॉल करके अपने अपने इलाके के मसाइल उजागर कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में, और सलाम जेके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ के दौरे जम्मू के हवाले से। और नायब सदर हिंद जम्मू का दौरा करने वाले हैं, कल ये दौरा होगा और दौरे के दौरान क्या कुछ मामलात रहेंगे और कहां पर ये जाएंगे, इस सब पर बात करने के लिए ज़हूर मेरे साथ है। ये आपको बताएंगे कि प्रोग्राम क्या कुछ रहेगा, उसके बाद शिल्पा से पूरी डिटेल हम लेंगे। बिल्कुल, काफ़ी अहम ये दौरा है। नायब सदर और राज्यसभा के स्पीकर भी है जगदीप धनखड़, जो कल जम्मू के दौरे पर होंगे, जहां पर वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे और डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा में वो असनाद तकसीम करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी नायब सदर जगदीप धनखड़ जम्मू का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कल इस दौरे पर सबकी नज़र रहेंगी, जहां पर वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे और वहां पर जो तालिब इल्म हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही साथ जो डिग्री जिन तालिब इल्मों ने मुकम्मल की है उनमें वो असनाद तकसीम करेंगे। और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरे के हवाले से कि जहां पर वो तलबा में असनाद तकसीम करेंगे, साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ कटरा के दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ इस वाले से मज़ीद तफसीलात हैं? कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर होंगे, जम्मू के कटरा में ये विजिट करेंगे, जहां पे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के पूजा अर्चना भी वो वहां पर करेंगे। और साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10th कन्वेंशन में एज अ चीफ गेस्ट के बतौर पर जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी के जो जिस प्रकार से आपको बता दें कि मंदिर है, भैरव टेम्पल जो मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना भी की जाएगी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद वो भैरव टेम्पल भी पहुंचेंगे, जहां पे पूजा अर्चना भी की जाएगी। लेकिन इससे पहले की बात करें तो इससे पहले वो दिसंबर के माह में जम्मू में विजिट करने वाले थे, जम्मू का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनका शेड्यूल जो है वो रिशेड्यूल किया गया क्योंकि मनमोहन सिंह का निधन हुआ, जिसके चलते केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो घोषित यानी कि सरकार के द्वारा जो है वो राजकीय जो शोक है उसे घोषित किया गया था, जिसके चलते उनका दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो अब 10th कन्वेंशन जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में है, जिसके चलते वो वहां पर बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचेंगे और पूजा अर्चना वहां पर जो है वो की जाएगी। शिल्पा, अगर हम बात करेंगे कन्वोकेशन में ये शिरकत करेंगे, उसके बाद माता वैष्णो देवी में जो पूजा होगी मंदिर में उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि शायद जो कटरा के अंदर मुख्तलिफ मामलात गुज़श्ता बरस हमने देखे हैं, कई तंजीमों की जानिब से मेमोरेंडम भी तैयार किया गया है, क्या उन्हें नायब सदर हिंद से मिलने की इजाज़त दी जाएगी ताकि वो अपना मेमोरेंडम पेश कर सके? देखिए, फिलहाल ये एक दिवसीय दौरे पे रहने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से इनका शेड्यूल जो है वो तय हो चुका है, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से मेमोरेंडम की बात यहाँ पर की गई है, मेमोरेंडम जो है वो इन्हें दिया जाएगा, तो हो सकता है कि इन्हें बात करने का यानी कि लोगों को बात करने का जो है वो मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अगर इनके शेड्यूल की बात करें तो इनका शेड्यूल तय है और संभावना ये है कि लोगों से भी ये मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने मेमोरेंडम देना है, क्योंकि कटरा में समय देखिए रोपवे का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो समय देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लोगों की उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंच रहे हैं, उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात जो है वो की जाए। चलिए शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी। जगदीप धनखड़ के दौरे के हवाले से बात हो रही थी और जम्मू के एक रोज़ा दौरे पर आएंगे। कटरा में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसके कन्वोकेशन में वो शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वहाँ पर पूजा पाठ में भी वो शरीक होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात पर आते हैं और जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में सबसे बड़ा और अहम मामला जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सामने है वो ये है कि स्टेटहुड कब जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाए और उसके बाद आगे का लाहे अमल जो है वो हुकूमत की जानिब से तरतीब दिया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो आए रोज़ मुख्तलिफ मीडिया चैनलों के ज़रिए उनके बयानात जो सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र जो हो रही है वो सिर्फ स्टेटहुड को लेकर हो रही है। एक और इंटरव्यू उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने
बात की कि होम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात हुई है वो खुशगवार माहौल में हुई है। जब भी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान दूरियां ख़त्म होने जा रही है तो कहीं ना कहीं खुदा बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मामलात और वाक़ात पेश आते हैं जिनसे ये दूरियां मज़ीद बढ़ती है। और बारामुल्ला और कठुआ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये वज़ीर दाखिला की नोटिस में भी लाया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत से दफ़ा 370 के बारे में बात करना सही नहीं है, बल्कि जंग हमारी जारी रहेगी। लेकिन उस बीच रियासती दर्जे का बहाल होना वक्त आ चुका है कि अब ये रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि वक्त आ चुका है कि रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन जब हम वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला की बात करते हैं तो उनका मानना है मुनासिब वक्त पर तमाम काम किए जाएंगे और मुनासिब वक्त आने पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा भी बहाल किया जाएगा। दो बयानात, एक मरकज़ी सरकार यानी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कि मुनासिब वक्त आने पर, यानी अभी वक्त नहीं आया। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ये आश लगाए बैठे हैं कि वक्त आ चुका है, रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। जब सियासी मुबस्सरीन की बात करते हैं या सियासी तज्ज़िया निगारों की, तो वो अपने अपने तरीके से इन बयानात को खुलासा इनका करते हैं और कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में है उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वादे किए हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के आम लोगों, नौजवानों, मुलाजमीन, कैजुअल और डेलीवेज मुलाजमीन या दूसरे महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन वादों को तभी पूरा किया जा सके जब जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा दोबारा बहाल होगा और मौजूदा हुकूमत के पास तमाम तर पावर्स जो है वो होंगे, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूअल पावर है। वज़ीर आला के जो पावर्स है वो महदूद है और उसके साथ साथ एलजी के पावर्स वो भी अलग है। इसमें ये वादे पूरा करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी मुश्किल है, मौजूदा सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसी को लेकर मौजूदा हुकूमत जो जम्मू कश्मीर की है उनका सबसे बड़ा इस वक्त मेन मकसद जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल हो जाए और रियासती दर्जा बहाल होने के बाद वो अपने वादों को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा करना शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुनासिब वक्त की बात कही जा रही है, ये मुनासिब वक्त कब आएगा इसका इंतज़ार भी करना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला की जानिब से इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ कि ये मुनासिब वक्त किस तरीके से और कब आएगा। दूसरी जानिब जब वज़ीर आला की बात करते हैं तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब से सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर तो कोशिश ये रही है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लेकिन जो ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मामलात पेश आते हैं जिनसे दोबारा ये दूरियां बढ़ जाती है। बारामुल्ला की जिक्र उन्होंने की, जहाँ पर फौज के हाथों वसीम अहमद नामी एक नौजवान को हलाक किया गया था, और उसके साथ साथ कठुआ की उन्होंने बात की जहाँ पर पुलिस की मुबैना ज़्यादती पर एक नौजवान ने खुदकुशी की। दोनों मामलात का जिक्र करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये मामलात पेश आए तो कहीं न कहीं तलखियाँ मज़ीद बढ़ने लगी है, और उन्होंने कहा कि इन चीज़ों के बारे में उन्होंने तफसील से दाखिला वज़ीर से बात की और उन्हें उम्मीद है खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई है और जो भी मामलात वज़ीर दाखिला के सामने रखे गए हैं उन मामलात पर गौर किया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है। जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग के साथ जो वादा किया गया है वो पूरा हो और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। साथ ही साथ जब उन्हें दफ़ा 370 के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में 370 की बहाली ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत करना आसान नहीं है, हमेशा मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 या 2015 के दरमियान भी आसानियां नहीं थी, और उन्होंने कहा कि कोई वज़ीर आला ये दावा नहीं कर सकता है जम्मू कश्मीर का कि उनका दौर इक़्तिदार आसान था, बल्कि जम्मू कश्मीर में हमेशा ये मुश्किल वक्त रहा है।
इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी इमरान नायकू भी जुड़ चुके हैं। इमरान, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और बात हो रही है उमर अब्दुल्ला के बयान के हवाले से। अगर हम बात करेंगे, आप मुख्तलिफ सियासी जमात के लीडरान से भी आए रोज़ बात करते रहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर उनसे जानने की आप कोशिश करते हैं। उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि वक्त आ चुका है कि रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन जब हम मरकज़ी सरकार की बात सुनते हैं, वज़ीर आज़म की बात सुनते हैं या दाखिला वज़ीर की बात सुनते हैं, तो उनका मानना है कि मौजून वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दिया जाएगा। दोनों बयान कहां पर आप देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि सब जानते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस जब आर्टिकल 370 35A को 2019 5 अगस्त को खत्म किया गया, तो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये जो स्टेटहुड है ये जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वक्त मुकर्रर नहीं, कोई डेडलाइन इसकी नहीं दी। बहरहाल साल गुजरते गए और चूंकि अब हम 2024 में है और 2025 में है, लेकिन इस दौरान हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बयानात सुने। उन्होंने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 4-5 सालों के दौरान ये कहा कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। जब होम मिनिस्टर साहब ने कहीं विजिट किया या कभी उन्होंने बात छेड़ी जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो यही कहा कि स्टेटहुड उन्हें वापस दिया जाएगा। लेकिन जब वज़ीर आला साहब दिल्ली जाते हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं और वहां से आकर यही कहते हैं कि बात उनके साथ हुई है एक अच्छे और साजगार माहौल में, और ये भी उम्मीद करते हैं कि रियासती जो हैसियत है जल्द बहाल हो जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला साहब का स्थान से कि जब वो होम मिनिस्टर मिलते हैं और वहां से आके कहते हैं। लेकिन नाकदीन या तजिया निगार या जो एक्सपर्ट्स हैं, सियासी मुबसरीन हैं, वो यही बात मुसलसल कह रहे हैं कि ये जो मुनासिब, जिस तरह आपने भी अमीन साहब आगाज में कहा कि ये जो मुनासिब वक्त है, ये जो टर्म है सूटेबल टाइम या फिजिबल टाइम, ये मुनासिब वक्त, ये कब होगा शायद इसका अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। और दूसरी तरफ हम देख रहे कि जो अलग अलग सियासी जमातें हैं, खासकर यहाँ की जो पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे PDP हो चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, मुसलसल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में लेती है, मुसलसल उन पर तनकीद इस बात पर करते हैं। ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करते हैं और वो ये समझते हैं कि स्टेटहुड की बहाली जल्द से जल्द हो, बल्कि उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जिस मकसद के लिए या जिस मैनिफेस्टो के लेकर उन्हें लोगों ने एतमाद दिया है, वोट दिया है, वो एतमाद था जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत। आर्टिकल 370 35A 2019 के बाद जो हालात बने, उन हालात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, वो अब तब्दील हुआ है। और आपको याद होगा हाल ही में इन्हीं पार्टियों ने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये 2019 के फैसले को एंडोर्स कर दिया है, जिस तरह से ये उस पोजीशन को, इवन कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा रोल्ला है, उनका भी स्टांस यही है कि वो भी समझते हैं कि लोगों ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम स्टेटहुड बहाल करें, बल्कि लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया है कि हमने लोगों से कहा है कि जो 2019 में हुआ है उसकी बहाली के लिए हम लड़ेंगे और उसकी बहाली तक हमारी जो आवाज है, हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। लेकिन बहरकैफ ये जो एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में डुअल पावर सिस्टम है और LG साहब अलग अलग मामला को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर या IAS या ACB वगैरह, और इसी तरह कुछ मामला। इमरान, अगर हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इस वक्त मरकज में वही हुकूमत है जिस हुकूमत ने 370 को खत्म किया, और इनसे इसकी मांग करना ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जिस सरकार ने हटाया वो सरकार ये दे नहीं सकती है, इसके लिए हम जुदोजहद करते रहेंगे। लेकिन स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना अहम है, क्योंकि बहुत सारे वादे मुलाजमीन के साथ किए गए, आम लोगों के साथ किए गए, खवातीन के साथ, नौजवान के साथ। अगर स्टेटहुड बहाल नहीं किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी मुश्किलें आगे जाकर बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि अभी दिल्ली में BJP की हुकूमत है और हम BJP से नहीं लड़ सकते, मांग सकते, क्योंकि इनका 70 साल या इनका हमेशा मैनिफेस्टो ये रहा है
कि दफा 370 को खत्म करना, 35A को खत्म करना या 2019 की पोजीशन को खत्म करना, ये तो उनकी अपना मौक़िफ़ उनका है। लेकिन इस पे भी जो अपोजिशन जमातें हैं वो हमेशा वार करती है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है वो भी ये समझते हैं कि फिर तो उमर अब्दुल्ला साहब को ये भी मालूम था कि फिलहाल 5 साल के लिए दिल्ली में हुकूमत बीजेपी की है, तो जरूरत नहीं थी कि वो खुद, जितना महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगी, तो उन्होंने नहीं लिया। और उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि वो इस यूटी में जहां एक, चलिए इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर इमरान न्याय को हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। और जिस तरीके से वजीर आला उमर अब्दुल्ला बार बार ये बात कह रहे हैं कि 370 उस सरकार से मांगना जिस सरकार ने 70 साल के बाद इसको जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया, उस सरकार से मांगना ये सही बात नहीं होगी। लेकिन स्टेटहुड के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद है। 370 के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जंग जो है वो बदस्तूर जारी रहेगी। लेकिन स्टेटहुड वक्त की ज़रूरत है। स्टेटहुड वक्त की ज़रूरत क्यों है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़े बड़े वादे लोगों के साथ, मुलाजमीन के साथ, नौजवानों के साथ किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा बहाल होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के और उसकी काबीना जो है वो अहम फैसलों को यहाँ पर कायम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, सियासी जमातें जो दूसरी है उनका मानना है, उसमें PDP है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या दूसरी सियासी जमातें हैं, उनका मानना यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ से हटकर काम कर रही है। जो बात इलेक्शन कैंपेन के दौरान की गई है उस बात से अब हटकर इक़्तिदार में आने के बाद काम किया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूसी हुई है। फिलहाल ये सियासी बातें हैं, लेकिन हम आपको बुदाल भी लिए चलते हैं, क्योंकि बुदाल राजौरी का वो इलाका है जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। उस वक्त सुर्खियों में रहा है जब यहाँ पर अचानक 17 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी और उसके बाद यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया है, लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकार की जानिब से ये कोशिश रही है कि यहाँ पर हालात दोबारा से नॉर्मल हो सके, मामूल की ज़िंदगी को बहाल किया जा सके। उस पर अब मज़ीद बात करेंगे ज़हूर लोलाबी कि किस तरीके के हालात बुदाल के अंदर हैं और इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ फैसला लिया गया है। बिल्कुल, बडहाल इलाके में जिस तरह की हमने सूरत देखी, 12 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पूरा असर बीमारी ने करीबन 17 लोगों की जान ली, उसमें कई बच्चे भी शामिल थे। और उसके बाद उस हवाले से तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। SIT तश्कील दी गई थी, साथ ही साथ इंतज़ामिया भी अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है। लेकिन असल वजूहात क्या है वो अगरचे अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन उसके बाद एहतियाती तौर पर कई लोगों को कारंतीना मराकज़ में दाखिल कराया गया था। राजौरी में कारंतीना मराकज़ जो है वो कायम किए गए थे, मुख्तलिफ स्कूलों में कारंतीना मराकज़ कायम किए गए थे। लेकिन अब चूँकि नया मामला भी कोई सामने नहीं आया गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे और जो लोग कारंतीना मराकज़ में थे उनको अब वापस वहाँ से उनकी छुट्टी हुई है, वो अपने घरों को वापस लौटे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो मातम का माहौल हम लगातार देख रहे थे, लेकिन अब मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल होने लगी है। जो लोग इससे मुतासर हुए थे वो भी सेहतियाब हुए हैं और जो लोग एहतियाती तौर पर कारंतीना मराकज़ में जिनको रखा गया था उन्हें भी वहाँ से छुट्टी करके घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि करीबन 22 दिन इन लोगों को कारंतीना मराकज़ में गुजारने पड़े, लेकिन अब इनकी एहतियाती तौर पर इन्हें रखा गया था, लेकिन अब इन्हें वहाँ से छुट्टी करके अपने घरों को ये वापस लौटे हैं, जिसके बाद एक तरीके की जो मामूलात ज़िंदगी है वो बडहाल में बहाल होने लगी है। इस वाले से गुलिस्तानी नुमाइंदा जमशेद मलिक जो रोज़ अव्वल से ही इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, ज़िलदरगैदी कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बडहाल मुतासरीन को 22 दिन बाद आज अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, जिनके चेहरों पर खुशियां हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था उस वक्त जब बडहाल के अंदर लगातार अमवात का सिलसिला था और इंतज़ामिया ने एक बेहतर कदम उठा के इन लोगों को राजौरी लाया गया था। आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी हमारे साथ हैं। सर, आज इनको अपने घरों के लिए भेजा जा रहा है, किस तरह की हिदायतें इनको दी हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले हमने जितनी भी SOPs हैं कि किस तरीके से हमने फूड सेफ्टी का ख्याल रखना है, खाना बनाते समय, खाना खाते समय,
किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हमने जब घरों में विज़िट की ये पाया कि कुछ घरों में पेस्टिसाइड्स थे, कुछ घरों में जानवरों की दवाइयाँ थी जो कि किचन के साथ साथ ही रखी हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि कभी हम खेत में छिड़काव करने के बाद हाथ धोने के बिना ही खाना खाएं या हाथ धोने के बिना ही औरतें खाना बनाएं। इसके लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो बताई गई हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड या कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उसको लेके बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आँखों को, सर को ढकने की ज़रूरत है, मुँह को ढकने की ज़रूरत है, हाथों में कुछ न कुछ ग्लव अगर नहीं है तो लेकिन उसके बाद साबुन से हाथ धोने की ज़रूरत है। और उसी के बाद जो है किचन को उसके साथ में नहीं रखना है। सामान जो ऐसा कोई भी डेंजरस पदार्थ है, जो ऐसी कोई भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको किचन के अंदर नहीं रखना है। वो सब चीज़ें भी बताई गई। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कहीं पे अगर किसी तरीके से कोई भी सिम्टम आता है, बुखार आता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोकल दुकान से लेके टैबलेट खा के वो नहीं मानना है कि ये ठीक हो गया, बल्कि डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर उसको इंश्योर करना है। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी लोग हैं, जो कि बताया गया है कि अभी मक्की के कुछ सैंपल्स जो थे वो उसमें कुछ इश्यूज पाए गए थे, तो हमें एहतियातन जितने भी घरों में मक्की और उसका आटा है उसको सील किया है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उसको अभी तक कंज्यूम ना करें। उसके लिए अल्टरनेट राशन प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए रिप्लेसमेंट भी करवाया गया है। अब यही आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज़ को कन्विंस करने के लिए लोगों के अंदर जाके आप भी हमारा सहयोग करें, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की, ऑफिशियल्स की पूरी टीम इसको लेके बहुत सजग है कि ये सारी जो SOPs हैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक आखिरी सवाल चलते थे आपसे, आज यहाँ से कितने लोगों को घर भेजा जा रहा है? जो GMC में थे उनको भी क्या घर भेजे की तैयारियाँ हैं? तो अभी एम्स दिल्ली की जो गाइडलाइंस आई हैं डिस्चार्ज को लेके, उनमें ये गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी पर्सन जो अफेक्टेड था, उस फैमिली में क्लोज रिलेशन में था, उनको 21 दिन से ऊपर कोई सिम्टम नहीं आता है तो हम उनको रिलीज़ कर सकते हैं। जो लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके अभी 21 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे ही उनके 21 दिन कंप्लीट होंगे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा आज 62 फैमिलियों के 330 लोगों को अपने घरों के लिए वापस भेजा जा रहा है जो बिडाल मुतासरीन थे, और आज इनको अपने घरों को रवाना किया जा रहा है। उनको सर्टिफिकेट भी इशू किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो लेबर कार्ड के, खास करके दिगर जो लोग अंदर इतने दिनों से यहाँ काम अंदर थे, इन लोगों को आज लेबर कार्ड भी इंतजामिया की तरफ से तमाम तरह के इंतजामिया ने इन लोगों के लिए यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भी किए हुए थे, और आगे भी इनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ इनके खाने पीने की अशिया के साथ साथ दिगर चीज़ें भी इंतजामिया की तरफ से इन लोगों को वहाँ मौके पर फराहम की जाएंगी। चलिए, बुदाल राजौरी के हवाले से एक अच्छी खबर है कि लगातार 2 महीने से यहाँ पर लोगों के अंदर खौफ दहशत उस वक्त पैदा हुई थी जब यहाँ पर अचानक 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से तकरीबन 7 बच्चे भी शामिल थे। इंतज़ामिया के लिए भी ये परेशान कुन बात थी, लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मामूल की ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, लोगों को वापस अपने इलाके बुडाल भेजा गया। राजौरी से ये खबर थी, लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं और लेते हैं प्रोग्राम में अपना पहला कॉलर। हेलो जी, कहाँ से अपना नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं बारामूला से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम इरशाद है जी। हम रिसेंटली उम्रा करके आए हैं पिछले हफ्ते। जैसे हम अलजन ट्रैवल एजेंसी कानपुरा बारामूला के थ्रू गए थे, और उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था 1,25,000 पर पर्सन। उन्होंने बताया था हम आपकी अकोमोडेशन प्लस फूड बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। लेकिन ये जो अलजन ट्रैवल एजेंसी कानपुरा बारामूला है, ये खाली अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं वहाँ पर। ये हमें वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर इसके साथ कुछ फैमिलीज रिलेटेड मतलब कनेक्टेड में है, पिछले 5-6 सालों से लगातार इनके साथ जा रहे हैं। वो लोगों को फंसाने की मतलब यहाँ पर बता रहे हैं लोगों को, ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं। वहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर इरशाद साहब, जिला इंतजामिया की नोटिस में आपने लाई ये बात? जी मैंने ये इसके सिलसिले में LG ग्रीवेंस में भी रिटन कंप्लेंट डाली है। कल ही मैंने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की नोटिस में भी लाया है, और डिप्टी कमिश्नर बारामूला के मैंने मेल किया है, कंप्लेंट कर डाली है। लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, और इनके पास कोई आलिम लोग भी नहीं होते हैं
वहाँ पर, ये बता रहे हैं हमारे पास आलिम भी है। यहाँ तक कि इन्होंने हमें एक कब्रिस्तान पर लिया उन्होंने बताया ये यहाँ पर फायदे पढ़ो। बाद में हमें पता चला ये अबू जहल की कब्र थी, वो इनके पास कोई आलिम भी नहीं होते। चलिए इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और हमें उम्मीद है आपकी बात जिला इंतजामिया तक, बारामूला तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम, मैं किश्तवाड़ से असलम बोल रहा हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम जी असलम साहब। सर मेरे दो बातें हैं सर मेरी। नंबर एक, ये मैं कश्मीर और जम्मू के ठेकेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर का बजट होने जा रहा है, हमारी आवाज तो आप तक वो पहुँचती है। यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में या बाकी में कोई शेयर नहीं है कि हमारी बात कोई आगे पहुँचाए। जो वाजिबुल अदा हम लोगों के पैसे हैं, बहुत ठेकेदार हैं जो बहुत ही परेशान हाल हैं। जम्मू और कश्मीर के ठेकेदार कम से कम उनसे पूछा जाता है, तो वो कम से कम हमारी बात भी इसमें पहुंचाएं कि हमें भी इसमें से कोई हिस्सा मिले जो वाजिबुल अदा है। हम लोगों ने काम बिल्कुल, अपनी दूसरी बात भी रखिए। हाँ, दूसरी बात टूरिज्म के बारे में सर। टूरिज्म हमारा यहाँ टूरिज्म का भी बहुत है, लेकिन कोई टूरिस्ट आता नहीं है क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ये हमको उसमें कहीं आगे पोस्ट नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बजट के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई है, और जो ठेकेदारों के हवाले से मसला है, उम्मीद है कि ये भी उस बिल्कुल उमर अब्दुल्ला गांधरबल के जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी चीजें बजट के बाद ही लोगों के सामने आएंगी, और हंस के ये जवाब दिया। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बजट को इस तरीके से तैयार किया होगा जो आम लोगों के मुफाद में होगा। नजरें सबकी बजट पर रहेंगी। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से? मैं एडवोकेट फारूक गनाई बोल रहा हूँ अनंतनाग दूरू से। जी फारूक साहब। हाँ, ये जो बजट के हवाले से, चूंकि मैं कचरा प्रबंधन में सक्रिय रहता हूँ, कचरा मैन ऑफ कश्मीर के नाम से लोग जानते हैं जी। तो बजट के हवाले से एक तो मेरी सजेशन होगी गवर्नमेंट को कि जितना भी इस वक्त जो ओपन डंपिंग यार्ड्स बने हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, हमारे नदी नाले, हमारे आबी ज़खायर जो है वो ख़त्म होने के दहाने पे हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि अपने बजट में एनवायरनमेंट के प्रति एक प्रावधान रखा जाए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाए। उसमें वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटीज का, वेस्ट सेग्रीगेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज का, दूसरा वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका प्रावधान रखा जाए। फिर वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल का कम से कम भी मैं कहता हूं कि 20% ऑफ टोटल बजट भी अगर रखा जाए तो वो ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि जो प्लास्टिक पॉलिथीन है जो तो लीगली बैन है लेकिन सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को इसके प्रति इसमें एनेक्टमेंट लाने की जरूरत है कि पॉलिथीन कितना खतरनाक है। पॉलिथीन कैंसर को, हार्ट अटैक्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम अभी भी पॉलिथीन को बैन नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बहु बेटियां जो है कंसीव नहीं कर पाएंगी। एडवोकेट शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत एक अहम मुद्दे की तरफ आपने ध्यान दिलाया, सरकार से के सामने तजवीज़ भी रखी, और ये मुद्दा काफ़ी अहम है। जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कई सारे इलाकों से हम आए रोज़ देखते हैं कि लोगों की यही बात होती है, जो डंपिंग साइट्स सरकार की जानिब से कायम की गई है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे आम लोगों का जीना भी मुश्किल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब। दोनों भाइयों को मेरा पहले प्यार भरा सलाम। बहुत दिन के बाद आप दोनों को एक नहीं देखा। मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, हम पैसे क्योंकि हम जब आवाज बोलते हैं कि हमारी आवाज सुनता नहीं है कोई, हम अपनी आवाज गुलिस्तान की आवाज बोलते हैं तो गुलिस्तान हमारी आवाज सुनता है। मेरी मौजूदा हुकूमत से आज दो बातों की एक रिक्वेस्ट होगी, जरा हमें बताइए क्या कहीं हुकूमत है, क्या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आज है, क्या हमारे उमर अब्दुल्ला, या क्या हमारे जो ऑनरेबल MLAs है उनकी कहीं गलती है।
मैं बताऊंगा आपको सोपोर के हवाले से, R&B एक्शन है ही नहीं, AEE R&B है ही नहीं, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ही नहीं। अभी आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे और सफाई के हवाले बात कर रहे थे, और जो सबसे अहम हमारा है प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर है ही नहीं। बिल्कुल, मुझे खुदारा बताइए, चिल्ला रहे हम, हमारे छोटे दोनों भाई चिल्ला रहे हम हुकूमत को कि हमें ये पोस्ट सोपोर में दीजिए। दस से बस कोई अफसर नहीं हो रहा है, और जरा खुदारा आप ही इनसे पूछिए कि जरा हमें बताइए हम जाए तो जाए। जायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत अहम मुद्दे हैं सोपोर को लेकर आपने बात की है, लेकिन और भी कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक और कॉलर को लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहां से? जब तक कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ जाएंगे, बात हम जम्मू कश्मीर की करते हैं, और जम्मू कश्मीर की जब ज़रूर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की की बात करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वेदर के कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? हेलो, हम टंगमरे से बोल रहे हैं जी। ये हमारे एक रोड है, वहाँ दूसरे गाँव से जाता है, वो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कौन सा रोड, कहाँ पर है? ये टंगमरे सागरी बटपुरा है जी। कि वही इसमें फोन किया था सर, हम लोग वहाँ तक बहुत बात पहुँचना चाहिए। तो वहाँ जब घर वाले वहाँ थोड़ा थोड़ा जमीन निकालते खाते खाते तो वो सारा वो छोटा रोड हो गया था वहाँ पे। वहाँ बहुत मिट्टी विट्टी होता है सर। जरूर इंतजामिया तक आपकी बात पहुँच गई होगी, और इंतजामिया इस हवाले से देखी कि क्या वजह है वहाँ पर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। और एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी 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 जनाब, मुझे एक चीज बताइए, ये जो सेशन आपने मैट्रिक 11th 12th का किया, ये स्कूल वाले मार्च तक बराबर फीस दे रहे हैं, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन की इंस्ट्रक्शन थी क्योंकि उनको अक्टूबर सेशन में खत्म हुआ था, तो फीस इन्होंने बराबर लिया मार्च तक, अप्रैल तक। जी चलिए, हमें उम्मीद है कि आपकी बात मुतल्लिका इंतजामिया तक पहुंच चुकी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? हेलो जी, नमस्कार, मैं सुनील बोल रहा हूँ जम्मू से। जी समीर जी। हाँ, मुझे ये बताना था जी, ये जो RTO जम्मू है जी जी, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करना, अगर ऑनलाइन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात बता दूं, 6-7 महीने पहले हमने RTO हमने इस ऑफिस में ऑनलाइन जो है अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। वो अप्रूव्ड भी हो चुका, ऑनलाइन हम देख रहे हैं। 2 बार हमने वहाँ पर विजिट भी किया और वो लाइसेंस ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आपको आ जाएगा, 6-7 महीने हो के भी घर पे अभी पहुंचा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ये फीस वगैरह सारा एडवांस में ले लेते हैं तो सर्विस प्रॉपर्ली क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि RTO जम्मू जो है उनके कानों तक ये बात पहुंची होगी कि लोगों को बहुत सारे मुश्किलात होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी सूरत लाई जाए अपने काम में, ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला भी हो सके। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो जी जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से आप? जी सर, मेरा नाम तनवीर है। जी जी, मैं गांधरबल सदरबाग एरिया से बोल रहा हूँ। जी बताइए तनवीर साहब, क्या मामला है? जी सर, हमारे यहाँ पर जो इरिगेशन का मामला है, उन्होंने यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई थी, तो उसमें क्या मार्च दिसंबर से लेकर आज तक उन्होंने रोड एनक्रोचमेंट किए हैं, लेकिन पाइप नहीं बिछाई है अब तक। जी तनवीर साहब, आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो बंद नहीं किया, इसलिए आपकी आवाज़ दोबारा आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कॉल किया और जिन्होंने नहीं किया वो कल दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन चलते चलते आपको वेदर अपडेट बताएंगे कि रात का दर्जा हरारत जम्मू और श्रीनगर में क्या कुछ रहा है। श्रीनगर में -1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज बादल भी छाए रहेंगे और धूप भी निकलेगी। इस तरह काजीगुंड में -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा में -3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह सयाहती मकाम पहलगाम में -4.5 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल में -1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
चलिए बांडीपुरा ज़िला की बात करेंगे तो -2.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर बादल के साथ साथ हल्की बारिशें होने के इम्कानात भी है। बारामूला की बात करेंगे तो -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बादल भी रहेंगे, थोड़ी थोड़ी धूप भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ज़िला पुलवामा की जब बात करते हैं तो -3.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बादल भी होंगे और थोड़ी सी धूप भी निकलेगी। लेकिन बडगाम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर भी थोड़ी सी धूप रहेगी। शुपियान ज़िले की बात करेंगे तो सरहदी ज़िला है, यहाँ पर -4.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जम्मू खिते की बात करें तो जम्मू में 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज खुली धूप होगी। सांबा में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आज बादल भी छाए रहेंगे। कटरा में 2.1, रामबन में 7.2 और किश्तवाड़ में 2.8 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आज धूप मुकम्मल तौर पर खिलेगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, धूप अच्छी रहेगी। सांबा में, उधमपुर में 1.7 डिग्री सेल्सियस धूप अच्छी रहेगी। पुंछ की जब हम बात करते हैं तो 4.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बारिशें, हल्के बारिशें होने का इम्कान भी है। करगिल की बात करेंगे तो -10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह की बात करेंगे तो आज -8.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और द्रास की जब हम बात करते हैं तो -12.0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो ये थे मौसम के हवाले से जानकारी। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मामलात पर बात की है। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के हवाले से बात की है, जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर बात की है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी हमने बात की है। लेकिन प्रोग्राम में अब वक्त हुआ चाहता है अपने मेज़बान साहिल अमीन और ज़हूर लोलाबी को प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।